आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज अल्पसंख्यक को लेकर लिखे पत्र पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि किरण रिजिजू भारतीय मुसलमानों की असलियत को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वे भारत के मुसलमानों के मौजूदा सूरत हाल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अधिक लाभ और सुरक्षा मिलती है। इसके जवाब में हैदराबाद के सांसद ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। साथ ही ये भी लिखा कि अल्पसंख्यकों के अधिकार मौलिक अधिकार है, दान नहीं। उन्होंने पूछा, क्या मुसलमानों को हर दिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहलाना लाभ है? क्या लिंच किया जाना सुरक्षा है? क्या हमारे घरों, मस्जिदों और मज़ारों को अवैध रूप से बुलडोजर से ढाए जाते देखना एक विशेष अधिकार है? क्या भारत के प्रधानमंत्री के नफरत भरे भाषणों का निशाना बनना सम्मान है? भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं हैं, हम बंधक हैं। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने आज मुलुगु में पूर्व BRS विधायकों पेड्डी सुदर्शन रेड्डी, गंद्रा वेंकटरमण रेड्डी और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की ज्यादती की निंदा की। उन्होंने मंत्री सीतक्का के खिलाफ इस्तीफे की मांग की। पूर्व विधायक सुदर्शन रेड्डी और वेंकटरमण रेड्डी के नेतृत्व में BRS कार्यकर्ताओं ने रमेश की मौत पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें गिरफ्तार करने से पहले लाठीचार्ज का सहारा लिया। गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस की ज्यादती पर प्रतिक्रिया देते हुए रामाराव ने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस BRS के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए कानून को चुनिंदा तरीकों से लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी कांग्रेस की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और BRS कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं को खुली छूट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में गांव में छापा मारना और 2000 BRS कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पुलिसिंग नहीं है, यह उत्पीड़न है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस बताए कि किसके आदेश पर BRS कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अदालतों से पर्याप्त चेतावनी मिलने के बावजूद पुलिस सबक नहीं ले रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, तो दूसरी ओर अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव आयोग से मिलकर वोटर लिस्ट पर अपनी चिंता जताई है। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए, उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग, कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहाँ पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ECI के सामने रखे, हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? आप चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से? क्योंकि वो तो अंदर से आप आश्वस्त नहीं, आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए, हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो फिर तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनारियो विजुअलाइज करिए आप लोग
अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अब एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए, राइट टू रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष कह रहा है तेलंगाना के संगारेड्डी में सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मास्यूटिकल प्लांट में हुए विस्फोटक में मृतकों की संख्या 42 हो गई है। ये नया अपडेट आज आया है। नए पीड़ितों की पहचान डीएनए प्रोफाइलिंग से की गई है। यह हादसा श्रमिकों और स्थानीय समुदाय के लिए बड़ा झटका है और उद्योगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। श्रमिक संघ जैसे सीआईटीयू प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वे एक सक्रिय हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में पारदर्शिता जांच की मांग कर रहे हैं ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। तेलंगाना सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद और घायलों के लिए चिकित्सा सहायता की घोषणा की है। वर्तमान में 18 श्रमिक अस्पताल में इलाजरत हैं, जबकि 14 को छुट्टी मिल चुकी है। पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही और हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी विस्फोट के सही कारणों का पता लगाने में जुटे हुए। फैक्ट्री प्रबंधन ने उत्पादन 90 दिनों के लिए रोक दिया है ताकि क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत और जांच की जा सके। वही सूत्रों के अनुसार आज तक मृतकों की संख्या 42 पहुंच गई है, जिसमें जितेंद्र कुमार और चिक्कन सिंह जैसे श्रमिकों की पहचान डीएनए विश्लेषण से की गई है। इसके अलावा 18 श्रमिक अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं, जबकि 14 को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कर्नाटक में बेंगलुरु के सोलादेवनहल्ली इलाके में एक युवक पर बर्बर हमले की घटना सामने आई है। कुशाल नामक युवक पर 8 से 10 लोगों के एक गिरोह ने हमला कर दिया, जिसमें उसके निजी अंगों को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यह हमला कुशाल और उसकी पूर्व प्रेमिका के बीच हुए ब्रेकअप के बाद शुरू हुए विवाद के कारण हुआ था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। कुशाल और उसकी पूर्व प्रेमिका के बीच 2 साल से रिश्ता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद कुशाल ने अपनी पूर्व प्रेमिका को अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजने शुरू कर दिए। इस युवती के नए प्रेमी और उसके दोस्तों ने मिलकर कुशाल को एक झील के पास सुनसान जगह पर बहाने से बुलाया और बेरहमी से हमला कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने कुशाल को नंगा किया, उसके निजी अंगों को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया और पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। आरोपियों ने धमकी दी कि इसका अंजाम भी रेणुका स्वामी जैसा ही होगा, जो हाल ही में अभिनेता दर्शन से जुड़े चर्चित मर्डर केस की ओर इशारा था। इतना ही नहीं, हमलावरों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल करने की धमकी दी। बेंगलुरु ने यातायात की पुरानी बाधाओं को दूर करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है, जिसके तहत बेलंदूर के नए प्रेस्टीज बीटा टेक पार्क को सीधे आउटर रिंग रोड से जोड़ने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए नगरपालिका ने मंजूरी दे दी है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा स्वीकृत इस बुनियादी ढांचे के हस्तक्षेप से ओल्ड एयरपोर्ट रोड और करियामन्ना अग्रहारा कॉरिडोर पर भीड़ भाड़ में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रेस्टीज ग्रुप 1.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोडवे बनाने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह फ्लाईओवर एक सार्वजनिक सड़क के किनारे चलेगा और एक स्मार्ट वाटर ड्रेन के किनारे से गुजरेगा। इस परियोजना को बेंगलुरु की नगरपालिका एजेंसी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका से हरी झंडी मिल गई है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक भूमि पर निर्माण की अनुमति के बदले में प्रेस्टीज ने भीड़ भाड़ वाले करियामन्ना अग्रहारा रोड को चौड़ा करने का वादा किया है और फ्लाईओवर का पूरा खर्च अपने संस्थानों से उठाएगा। केरल में निपा वायरस का संक्रमण फैलने लगा है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सतर्क हो गई है। जहां एक और कोरोना के बाद लोग वायरस से जुड़ी हर खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे हैं, वहीं निपा वायरस की गंभीरता इससे और भी खतरनाक बना देती है। यह वायरस न केवल तेज़ी से फैलता है, बल्कि इसकी मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक होती है। इस बार मलप्पुरम, पलक्कड़ और कोझिकोड जिलों में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं और 425 से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया है। सरकार ने आइसोलेशन, ट्रैकिंग और टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। वही स्वास्थ्य मंत्री विजय जॉर्ज ने बताया कि अब तक 425 से ज़्यादा लोगों को निगरानी में रखा गया है। इनमें सबसे ज़्यादा मलप्पुरम 228,
पलक्कड़ 110 और कोझिकोड में 87 लोग शामिल हैं। हालांकि मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है और सभी का सैंपल लेकर टेस्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और मेडिकल टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक 200 से अधिक लोगों को निर्वासित किया जा चुका है। आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य से 200 से अधिक अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा चुका है। परमेश्वर ने आगे कहा कि FRRO विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के अधिकारी अवैध अप्रवासियों की पहचान करते हैं और हमें जानकारी देते हैं। निर्वासन प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी। यह ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ एक दिन के लिए किया जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। उनमें से कई के निर्माण मजदूर के रूप में काम करने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हम ऐसे दावों की पुष्टि करेंगे और अगर ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और निर्वासित किया जाएगा। वहीं उन्होंने अवैध घुसपैठियों के प्रति नरमी दिखाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही है कि उसे वोट डालने के लिए बांग्लादेश से लोगों को लाना पड़े। विरुधुनगर के निकट एक गांव में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक श्रमिक की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। इस सिलसिले में एक फैक्ट्री के फोरमैन को गिरफ्तार किया गया है। वही एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि कोलाथाई पल्लट्टी गांव में आतिशबाजी इकाई में हुआ विस्फोटक विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान रसायनों के बीच घर्षण के कारण हुआ है। अधिकारी ने बताया कि करीब 50 वर्षीय एक श्रमिक की मौत हो गई है तथा 5 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की है तथा अधिकारियों को घायल श्रमिकों की विशेष देखभाल सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ने मृतक श्रमिक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को 1 लाख रुपए तथा मामूली रूप से घायल अन्य को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। मृतक श्रमिक की पहचान शिवकाशी के थिरुथंगल निवासी M. बालगुरुस्वामी के रूप में की गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।